हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज आप इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो निर्देशांक की जरूरत होती है, x और y। वो x और y निर्देशांक कहाँ से आते हैं? कार्तीय तल में आपकी दो अक्ष होते हैं। एक होता है आपका एक्स अक्ष, इसको भुज भी बोल देते हैं। क्षैतिज लाइन, जो क्षैतिज लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे जो लाइन है ये आपकी क्षैतिज लाइन है। ठीक है, ये है आपका एक्स ओ एक्स डैश, मतलब ये आपका ओ एक्स, ये आपका ओ एक्स डैश। ठीक है, इस साइड एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और इस साइड लेफ्ट साइड में एक्स की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष है, वाई ओ वाई डैश। वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव, वाई की सारी वैल्यू नेगेटिव। तो आपके दो अक्ष हैं, एक तो एक्स ओ एक्स डैश, एक वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, इसको भुज भी बोल देते हैं। अगर कोई पूछे तो भुज क्या है, तो एक्स वाली वैल्यू जो होगी वो भुज होगा। ठीक है, और ये आपकी कोटि होती है, जो वाई की वैल्यू होती है वो कोटि होती है। ठीक है, तो इस कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल है जो एक समतल पर बनाया जाता है। ठीक है, इस कार्तीय तल में यदि कोई बिंदु है P, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? P की y से जो दूरी होगी वो तो इसके x निर्देशांक होंगे। y से दूरी मतलब ये दूरी, y से कितनी दूर है ये बिंदु, ये इस तरह से तो x की साइड गिनेंगे ना हम इसको, ये दूरी क्या गिनेंगे हम? x। तो यहाँ हमने मान लिया ये बिंदु आपका x है। ठीक है, ये वाला निर्देशांक क्या है? x की। इसका P बिंदु का भुज क्या है? x, और कोटि क्या है इसकी? y से दूरी, y से दूरी ये होगी, तो ये क्या है? इसकी कोटि है y। ठीक है, तो P के निर्देशांक क्या हो गए हैं? P के निर्देशांक हो गए हैं x और y। ठीक है, अब देखिए, यदि इस कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु P है और एक बिंदु है Q, तो Q के निर्देशांक मान लिया यहाँ पर है ये बिंदु Q, तो इस Q के निर्देशांक क्या होंगे? x निर्देशांक क्या होंगे? इसकी x से दूरी, y से दूरी, y से जो दूरी है वो क्या होंगे? x निर्देशांक। ठीक है, और जो इसकी x से दूरी है वो क्या होंगे? इसके y निर्देशांक। अब मान लिया इसके P के निर्देशांक हमने मान लिया x1 और y1 है, और हमने मान लिया Q के निर्देशांक क्या है? x2 और y2 है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होगा? बिंदु P की, ये जो बिंदु P है इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, P बिंदु है, इसके निर्देशांक है x1 y1, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ये दूरी। तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, दो बिंदु हैं, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक होंगे x1 y1, और आपके Q के निर्देशांक क्या होंगे? Q के निर्देशांक होंगे x2 y2। ठीक है, P व Q के बीच की दूरी PQ कितनी होगी? इसका सूत्र है, इसको दूरी सूत्र भी लिख सकते हो आप। दूरी सूत्र ये है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र है। ठीक है, अब ये जो दूरी सूत्र है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। वैसे सही फॉर्म तो इसकी ये है, लेकिन ऐसे भी लिखोगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर वर्ग लगा है, और जब माइनस पे वर्ग लगता है तो वो प्लस ही हो जाता है। ठीक है, तो इनके माइनस हम आपस में चेंज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है,
दूसरी बात, इसकी जनरल फॉर्म यही है दूरी सूत्र की, ठीक है। और यदि कार्तीय तल में पूछा जाए कि किसी बिंदु की, मान लिया कोई बिंदु है और उसके निर्देशांक एक्स वाई है और उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो मूल बिंदु क्या होता है, जो ये बिंदु है आपका ओ, ये बिंदु जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है, ये आपका मूल बिंदु होता है और इसके निर्देशांक हमेशा ही क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। तो बिंदु बिंदु मान लिया कोई बिंदु P है और उसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई की मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक है 0 0 से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी आप ऐसे लिखेंगे, x माइनस 0 का वर्ग y माइनस 0 का वर्ग, इस तरह से लिखेंगे। क्योंकि दूसरा बिंदु 0 0 है तो इसको x माइनस 0 को आप x स्क्वायर भी लिख सकते हो और y स्क्वायर भी। तो अगर पूछा जाए किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो उस बिंदु उन दोनों के x अक्ष और y, उनके x और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर को प्लस करके रूट के अंदर आप लिख देंगे, ठीक है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई सभी को? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब मैं बताती हूँ आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसको नोट कर लीजिए आप, यहाँ लिख देती हूँ। बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 व Q जिसके निर्देशांक x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 स्क्वायर प्लस, मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख रहे हैं हम, दूरी नहीं याद करने, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। आपने याद किया, आप याद कीजिए 9th क्लास में आपने किया था कि दो बिंदुओं के मतलब दो संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकालते थे, दोनों संख्याओं को प्लस करके अपन में 2 लिखते थे ना। तो वही चीज है ये कि पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब इनका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा ना कहीं पर, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस अपोन में 2, वो तो आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब एक्स निर्देशांक, ठीक है। और y क्या आएगा, ये y कोऑर्डिनेट और प्लस ये y कोऑर्डिनेट अपोन में 2, ये उसका आ जाएगा y निर्देशांक। बात समझ आ गई सभी को? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपका ये रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ विभाजन सूत्र। अब देखिए ये है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, आपके दो बिंदु हैं, ये बिंदु P है और इसके निर्देशांक हैं x1 y1, ठीक है। बिंदु ए ले लीजिए, ए है ये बिंदु आपका और ये बिंदु है आपका B, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो इनको मिलाने वाला कोई एक क्या है, रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या है, जो बिंदु A और B को मिला रहा है आपस में, ठीक है। अब इसको कोई बिंदु मान लिया, इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, किसी अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है ये बिंदु, ठीक है। मान लिया ये बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई क्या होंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे इसके निर्देशांक। P के निर्देशांक क्या होंगे, P के एक्स वाई, इसका सूत्र होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपोन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। अब देखिए ये बिंदु इसको अंतः विभाजित कर रहा है, अंदर से विभाजित कर रहा है इसको। एक बाह्य होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में अंतः विभाजन सूत्र है, ठीक है।
अंतः विभाजन मतलब अंदर के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है, बाह्य विभाजन में यहाँ से डिवाइड करता है, ठीक है। तो दूसरा निर्देशांक क्या होगा y का, x की जगह y आ जाएगा बस, m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, एक आपका निर्देशांक ये होगा, ठीक है। तो ये आपका विभाजन सूत्र है। तो क्या आप लिख भी सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को m1 m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ये होंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, ये आपका विभाजन सूत्र है। फिर मैं कराती हूं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी तक आपने पढ़ा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये पढ़ा है ना, हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में। यहाँ क्या होगा, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ABC त्रिभुज है। ABC क्या है, इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो जो इसके शीर्ष हैं वो एक बिंदु ही तो होते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक, मान लिया A के निर्देशांक क्या है x1 y1, B के निर्देशांक क्या है x2 y2 और C के निर्देशांक है हमने मान लिया x3 और y3, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, जैसे 9th क्लास में आपको समझाया था, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। बाकी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, इसको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 निर्देशांक आपके पास होंगे, ठीक है। याद करने का तरीका मैं यहाँ बता रही हूँ। एक निर्देशांक होगा x1 y1, बिंदु A के निर्देशांक ये होंगे और B के निर्देशांक होंगे ये x2 y2 और C के निर्देशांक होंगे x3 y3, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे लिखोगे आप, एक बार एक काम करना, पहले आप डाल लेना x1 और फिर एक ब्रैकेट लगा देना, प्लस लगा के डाल लेना x2 और फिर एक ब्रैकेट लगा देना, प्लस लगा के डाल देना x3 और फिर एक ब्रैकेट, इस तरह से आप लिख लेना, ठीक है। फिर देखेंगे x1 से शुरू किया है तो 1 के बाद 2 आता है तो y ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू y की आएंगी, 1 के बाद 2 आता है तो y2 से शुरू करेंगे, y2 माइनस y3, ठीक है। 3 तक आ गया, y2 3, अब 3 से ही शुरू करेंगे, y3 माइनस y1, 1 तक आ गया और यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2 और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखकर यहाँ लगा देंगे 1/2। ये याद करने का तरीका है सबसे अच्छा, ठीक है। तो आप देख लेना आप किस तरह से याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया तो मैं नीचे वाला मिटा रही हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको दिया होता है कि 3 बिंदु दे दिए हैं और ये बताना है क्या ये बिंदु संरेख हैं, तो 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूरी सूत्र का भी। कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब ज्यामिति पढ़ाई थी, 6 चैप्टर पढ़ाया था त्रिभुज, तब भी बताया था कि त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज कब बनता है जब 3 बिंदु असंरेख होते हैं, असंरेख, असंरेख, असंरेख का मतलब है एक रेखा में नहीं होते। यदि 3 बिंदु एक रेखा में हो गए
तो वो क्या होंगे, संरेख होंगे। और उनसे उनको जब मिलाएंगे तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा, एक दूसरे से जब इन्हें मिलाएंगे क्या त्रिभुज बना है, नहीं बना ना। तीन बिंदुओं से, इन तीन बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि ये संरेख है, एक रेखा में है, एक ही लाइन में है, ठीक है। त्रिभुज कब बनेगा, जब तीन बिंदु असंरेख होंगे, ये असंरेख है, इनको मिलाओ आपस में, क्या बन गया, त्रिभुज। बात समझ आई। तो तीन बिंदु पूछा गया है क्वेश्चन में, यदि के तीन बिंदु हैं और ये संरेख हैं, मान लिया एक बिंदु ए, इसके निर्देशांक x1 y1, एक बिंदु बी x2 y2, एक बिंदु सी x3 y3 है, ठीक है। पूछा है कि ये संरेख हैं, यदि ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए सी के, तो ये क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। और यदि ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी आ जाए, तब भी ये क्या होंगे, संरेख, ठीक है। और यदि ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी आ जाए, तब भी ये क्या होंगे, संरेख। मतलब आपस में दो दूरियां तीसरी दूरी के बराबर आ जाए, जब तीन बिंदु होंगे तो दो तीन दूरी होंगी ना, यदि दो दूरी तीसरी दूरी के बराबर आ जाती है तो वो क्या होंगे, संरेख होंगे। एक तो तरीका ये है संरेख दिखाने का, ठीक है। और एक तरीका क्या है, बिंदु संरेख होंगे, यहाँ लिख सकते हैं याद रखने के लिए, बिंदु संरेख है। संरेख दिखाने का तरीका ये है, ठीक है। दूसरा ये भी है मतलब, और ये भी है, और आपका ये भी है, ठीक है। दूसरी बात, त्रिभुज के क्षेत्रफल से कैसे दिखाएंगे, यदि आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी आप कर सकते हैं, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, मैंने आपको बताया कि तीन बिंदु जब संरेख होते हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनता है, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज है ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0, ठीक है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना आ गया, लेकिन अगर पूछ लिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, चतुर्भुज कोई भी बहुभुज दे दिया, पंचभुज दे दिया, षटभुज दे दिया, ठीक है। किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले उसको त्रिभुजों में डिवाइड कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया है एक चतुर्भुज, दे दिया आपको ये चतुर्भुज दे दिया है, चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसको क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका, दो त्रिभुज बन जाएंगे, ए बी सी और ए सी डी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह से आप एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। यदि आपको चतुर्भुज दे दिया है तो उसको दो त्रिभुजों में डिवाइड करके उसके दो क्षेत्रफल निकाल देंगे आप, तो आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसे अगली वाली क्लास में आपको इसकी प्रश्नावली कराएंगे, प्रश्नावली 7.1। तो अभी परिचय में सिर्फ इतना ही, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक्सरसाइज के साथ।